नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच फोन पर बातचीत, आखिर इन विषयों पर हुई चर्चा। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को दी विश्व मान्यता। जातिवाद पर सांसद अखिलेश यादव का बड़ा दावा। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर ट्रंप लेंगे फैसला। और एम.के. स्टैलिन ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा तमिलनाडु में कभी नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से फोन पर बातचीत की। पीएम ने मस्क से कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं शामिल हैं। पीएम ने कहा है कि भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों के बीच अंतरिक्ष, रिसर्च और एआई पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने मस्क से भारत की न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन नीति पर जोर दिया। मस्क ने भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अपनी रुचि दोहराई, जो अभी नियम बनाने की मंजूरी के इंतजार में है। पीएम मोदी और मस्क के बीच टेस्ला के भारत में मैन्युफैक्चरिंग आधार स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयात शुल्क कम करने पर भी बातचीत हुई। मस्क ने भारत में अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। पीएम ने मस्क को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यूनेस्को की इस मान्यता से भारत में शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न मनाया गया है। ये ग्रंथ दार्शनिक और सौंदर्यवादी आधार हैं, जिन्होंने भारत के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया है। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र ऐतिहासिक खजाने से कहीं अधिक है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल करना हमारे ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। उन्होंने कहा कि गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। अब भारत के 14 अभिलेख इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। ये भारत की बौद्धिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलने का क्षण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने राजनीति में जातिवाद के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जातिवादी बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिलेश और सपा पर जातिवादी राजनीति करने के आरोपों पर अखिलेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी पार्टी और दूसरी कोई नहीं है। वो जातिवादी लोग हैं, जाति के आधार पर फैसला लेते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे सीएम आवास से जाने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया। अखिलेश ने कहा कि ये जातियां हमने नहीं बनाई हैं, ये कोई मनु महाराज आए थे, उन्होंने बना दी, और जिसको जो काम करना था उसने काम नहीं किया। अगर उसका जो काम था वो करता तो हमारे देश में अशिक्षित नहीं होते, गुलाम नहीं होते, हम मुगलों से भी गुलाम नहीं होते और अंग्रेजों के भी गुलाम नहीं होते। उसी का परिणाम ये है कि सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं और सबसे ज्यादा हमारा देश गुलाम भी रहा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं भी मंदिर गया था उन्होंने गंगा जल से धोया था। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि मैं महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाऊंगा। और मैं जब महाकुंभ में स्नान कर करके आया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, जो आपका घर गंगा जल से धुलवा रहे थे मंदिर, और हमारा घर धुलवा रहे थे। मंदिर धुलवाया, घर धुलवाया, अब बताओ गंगा जल को किस गंगा जल से धो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की अपनी कोशिश से पीछे हट सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समझौता होने के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते तो फिर ट्रंप इससे अलग होने का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में ही ये तय हो जाएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो सकता है या नहीं। इसी आधार पर ट्रंप भी आगे का अपना फैसला लेंगे। रूबियो ने पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मिलने के बाद ये बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा
यूक्रेन रूस के बीच शांति समझौते में ट्रंप को बहुत दिलचस्पी है। उन्होंने इस पर अपना काफी समय और एनर्जी खर्च की है, लेकिन दूसरे भी महत्वपूर्ण मुद्दे उनके सामने हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। रूबियो का बयान यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका की निराशा को दिखाता है। इस मुद्दे पर लगातार कोशिशों के बावजूद अमेरिका को कामयाबी नहीं दिख रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीट 3 भाषा पॉलिसी, वक्त संशोधन कानून और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं, बल्कि राज्यों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर डीएमके वास्तव में ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है तो अमित शाह को इन मुद्दों पर तमिलनाडु की जनता को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, चाहे वो नीट हो या फिर 3 भाषा नीति या फिर वक्त संशोधन कानून और परिसीमन का मसला। इन सभी पर सिर्फ हम ही मुखर हैं। क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है? तमिलनाडु सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों के अधिकारों की बात कर रहा है। स्टालिन ने कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि कोई भी शाह तमिलनाडु पर राज नहीं कर सकता। तमिलनाडु दिल्ली के कंट्रोल से बाहर है और यहाँ बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी। स्टालिन ने आगे ये भी कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने तमिल का अपमान कैसे किया? क्या केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिल को असभ्य भाषा नहीं कहा था और क्या इसके लिए उन्होंने माफी मांगी? इससे पहले एक अन्य केंद्रीय मंत्री ने तमिल को बम विस्फोटों में शामिल बताया और क्या माफी मांगी? क्या आपने और प्रधानमंत्री ने ओडिशा में ये नहीं कहा था कि पुरी जगन्नाथ मंदिर की चाबियां चुरा ली गई हैं और तमिलनाडु में छिपा दी गई हैं? स्टालिन ने कहा कि आपने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई है। அமித்ஷா இல்ல, எந்த சாதாரண எங்களை ஆள முடியாது, இது தமிழ்நாடு. இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இருக்கு வரை உங்க திட்டம் பலிக்காது. खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन सहित हरियाणा लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ को लेकर महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि हिंदी भाषा जबरदस्ती महाराष्ट्र पर थोपने की कोशिश महाराष्ट्र निर्माण सेना होने नहीं देगी और इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। राज ठाकरे के बयान सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक अरुण सिंह ने कहा कि मराठी स्थानीय भाषा है, हमें गर्व है मराठी पर, लेकिन हिंदी भी सीखनी चाहिए। वहीं रॉबर्ट वाड्रा से ईडी द्वारा पूछताछ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सोचा करते थे लूट के मामले दबा दिए जाएंगे और उनके हाथ से सत्ता कभी नहीं जाएगी, चाहे नकली गांधी का परिवार ही क्यों न हो, कार्रवाई जरूर होगी। कैसे ईडी के कैसे बात कर सकते हैं? जो 3.5 करोड़ की रॉबर्ट वडेरा जी 3.5 एकड़ की जमीन 7.5 करोड़ में खरीदा और उसका 4 दिन के अंदर लैंड यूज चेंज करा करके और 4 ही महीने के अंदर उस जमीन को 58 करोड़ में बेच दिया। मतलब 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बेचा और 7.5 करोड़ की भी जो जमीन उन्होंने खरीदी वो अभी अपना पैसा नहीं लगाया, किसी और का पैसा लगा करके 58 करोड़। इतना बड़ा अगर धंधा में प्रॉफिट हो सकता है तो ईडी के पास तो जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे 12 एकड़ की जैन जमीन घोटाला गौतम बुद्ध नगर में, उसकी भी जांच हो रही है। 531 एकड़ की रॉबर्ट वडेरा जी ने जो घोटाला किया एकड़ जमीन की फरीदाबाद में,
275 बीघे की जमीन बीकानेर में, मतलब कितने जमीन हड़पने का काम किया। और कोई कितना बड़ा भी हो, चाहे गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार का दामाद भी हो, लेकिन कानून उसको छोड़ेगा नहीं। घोटाला किया है तो घोटाले के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, यह मान के चलना चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता से काबिज महायुति सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी भाषा को कक्षा पहली से तीसरी तक के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी पढ़ाई जाने को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के विरोध के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने हिंदी का विरोध जताते हुए विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र को हिंदी मत सिखाओ, गुजरात को सिखाओ। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाने के विरोध को लेकर संजय राउत के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। संजय राउत महाराष्ट्र को देश से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो महज हिंदी के नाम पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी इस देश की मिट्टी की भाषा है, पूरे हिंदुस्तान की एक संपर्क भाषा है। और अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिंदी के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या संजय राउत महाराष्ट्र को, देश को तोड़ने का कोई ख्वाब देख रहे हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने के राज्य सरकार के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। ठाकरे की आपत्ति राज्य द्वारा एनईपी के क्रियान्वयन को मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है, जिसमें मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि छात्रों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ना ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन से इस नीति का कड़ा विरोध करती है और इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। सरकार को इस तरह के फैसले पर आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान में रखना चाहिए। वहीं सरकार के फैसले के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में जीआर की कॉपी को सड़क पर फाड़कर जलाया और नई नीति के तहत हिंदी अनिवार्य करने को लेकर अपना विरोध जताया। हिंदी भाषा ही तिसरी सक्तीची करण्याकरता जो जीआर आलाय, याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना माननीय राज ठाकरे साहेबांचं कालच पत्र आले आणि माननीय राज ठाकरे साहेबांनी ज्या पद्धतीने सांगितलंय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पूर्णतः विरोध या गोष्टीला आहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पानी की समस्या को लेकर उद्धव ठाकरे शिवसेना की ओर से शहर भर के कई इलाकों पर आंदोलन किया जा रहा है। इसी बीच आज बीजेपी के कई सारे बड़े नेता भी नगर में पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान देते हुए कहा है कि छत्रपति संभाजी नगर में कई सालों से पानी की समस्या चल रही है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस समय पानी का समस्या का हल नहीं किया गया। लेकिन अब जबकि उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता में नहीं है, तो ठाकरे सेना पानी की समस्या बड़े पैमाने पर उठा रही है। इस दौरान बावनकुले ने यह भी दावा किया है कि भविष्य में आने वाले 15 सालों तक बीजेपी महायुति की सरकार रहेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पदावर होते उद्धवजी, तेव्हा काहीच केलं नाही। तेव्हा कधीही त्या ठिकाणी संभाजीनगरचं दर्शन घेतलं नाही। संभाजीनगरच्या पिण्याच्या पाण्याची एक बैठक मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कधी घेतली नाही। त्यांनी कधी उद्धव ठाकरेंनी संभाजीनगरच्या पिण्याच्या पाण्याबद्दल त्यांच्या भाषणात
कधी एक शब्दाने सुद्धा उच्चार केला नाही आणि आता आमचं सरकार आल्यावर ही योजना आता इतकी फास्ट सुरू आहे की ते पूर्ण होईल आणि संभाजीनगरचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल. सरकार वर्तमान में तकनीक के युग में डिजिटल और स्मार्ट वर्क को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है. अब मीरा भाईंदर ट्रैफिक पुलिस एआई की मदद लेगी. मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ट्रैफिक पुलिस को ई चालान के साथ साथ एआई की मदद से कार्रवाई करेगी. सिग्नल तोड़ने, 3 लोगों की सीट पर बैठने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एआई के माध्यम से पता लगाकर ई चालान के माध्यम से जुर्माना लगाया जाएगा. इससे निश्चित रूप से यातायात पुलिस को लाभ होगा. इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने बताया कि एआई हमारे लिए काफी मददगार साबित होगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करू आता ट्रॅफिकचे चालान हे करण्याचे सुरू केलेलं आहे. यात मनुष्यबळ वाचतो आणि आपल्याला लोकांना पण कळते की हे आता या ठिकाणी नवीन हे सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे ट्रॅफिकचे व्हायोलेशन्स पण कमी होतील अशी आमची अपेक्षा आहे. याच्यामध्ये सध्या आम्ही विदाऊट हेल्मेट, सीट बेल्ट, नंतर ट्रिपल सीट हे सर्व घेतलेलं आहे आणि पुढे ओव्हर स्पीडिंग, रॉंग साईड ड्रायव्हिंग आणि रेकलेस ड्रायव्हिंग हे पण आम्ही तिथे घेणार आहोत. नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के धुले शहर में बीजेपी की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया. बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार ने देश की संपत्ति को लूटा है. बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2 अन्य लोगों के नाम इस मामले में शामिल हैं, जिनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है. धुले के महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर लेकर जोरदार नारेबाजी की. इस दौरान नेताओं ने गांधी परिवार की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है. त्याच नॅशनल हेराल्डवर पुन्हा 900 कोटी रुपयाचं कर्ज काढलं. ही जागा तीच जागा दाखवायची आणि कधी इकडून तिकडे पैसे टाकायचे, तिकडून इकडे टाकायचे, असे 2000 कोटी रुपयाचा घोटाळा या काँग्रेसने त्यांच्याच कारकिर्दीमध्ये असताना केलेला होता. देश की जनता को गुमराह कर जो संपत्ति लूटी गई है उसका जवाब गांधी परिवार को देना होगा. हम ईडी की कार्रवाई का समर्थन करते हैं और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं. एक्टर विभू राघवे 4थी स्टेज के कैंसर का उपचार करा रहे हैं. मुंबई के टाटा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. विभू राघवे के इस मुश्किल वक्त में एक्टर करणवीर मेहरा ने फैंस से उनकी मदद की अपील की है. करणवीर मेहरा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस से अभिनेता विभू राघवे को सपोर्ट करने और उन्हें मदद देने का आग्रह किया है. करणवीर मेहरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है और फैंस से अपील करते हुए लिखा है कि कृपया उनका इलाज करवाने में हमारी मदद करें. करणवीर के साथ अनेरी बजानी, सुधांशु पांडे और करणवीर बोहरा जैसी हस्तियां भी मदद में शामिल हुई हैं. उपचार के लिए फंड रेजिंग भी किया जा रहा है. फिलहाल विभू की कीमोथेरेपी चल रही है. और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही. आप देखते रहिए आवाज इंडिया. नमस्कार. आवाज